नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयवीर वन लाइनर के फॉर्मेट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पीपीटी के माध्यम से मैंने जो श्रृंखला स्टार्ट की थी वन लाइनर वाली, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में आप लोगों से चर्चा पर चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक खूबसूरत मोटिवेट शेयर के साथ में कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है और जो इसकी कद्र करता है वक्त उसी का होता है। तो आइए दोस्तों, आज सीखते हैं कुछ इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। वो कब कैसे घटित हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आइए देखते हैं कि प्रमुख घटनाएं कब, कौन सी घटना कब घटित हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। देखिएगा, ठीक। तो देखिएगा कि इतिहास की प्रमुख घटनाएं, इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं, उसमें भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से बेटा आए। मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से भारत आए, भारत में आर्य लोग आए। तो ये क्या है, ये कब आए? तो 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग जो है वो भारत में आए और सबसे पहले आर्य लोग आकर के पंजाब प्रांत में आकर के बसते हैं, पंजाब प्रांत में आकर के बेटा बसते हैं। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया कि महावीर का जन्म। बेटा महावीर स्वामी का जन्म जो जैन धर्म के तीर्थंकरों में गिनती के 24वें तीर्थंकरों में गिनती की जाती है, यानी कि कुछ कितने हुए महावीर तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। तो लास्ट वाले जो थे महावीर स्वामी थे। तो 1540 ईसा पूर्व, 1540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म होता है, महावीर का जन्म होता है। बेटा गला खराब होने की वजह से आवाज थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी, क्योंकि गला पूरी तरीके से जाम है। इस तरीके से आवाज पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके आ नहीं पा रही होगी सही से, यानी कि बहुत फटे हुए बांस जैसी आवाज आ रही। तो चलिएगा, आज एडजस्ट कीजिएगा, बहुत जल्द इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, हो भी रहा है। मौसम खराब होने की वजह से गला भी खराब हो गया। तो महावीर का जन्म जो होता है 540 ईसा पूर्व होता है, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म होता है। उसके बाद इन्हें निवारण, यानी कि इनकी मृत्यु कब होती है? तो 668 ईसा, 668 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का क्या होता है? निवारण, माने इनकी मृत्यु कब होती है, इंतकाल कब होता है? तो 668 ईसा पूर्व। ठीक। अब बात करेंगे तो गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध। इसे एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लाइट, लाइट ऑफ एशिया का, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म तराई क्षेत्र में होता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में होता है। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ठीक। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, कब होता है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होती है 683 ईसा 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की क्या होती है? मृत्यु होती है, परिनिर्वाण इन्हें प्राप्त होता है। ठीक। अब बात आती है सिकंदर का भारत आगमन, भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? तो 326, और 326 से 325 ईसा पूर्व होता है, समझे? झेलम नदी के किनारे ये होता है। झेलम, कौन सी नदी होती है? तो झेलम, झेलम नदी के होता है। ठीक है। और राजा पोरस के बीच में, राजा पोरस, पोरस के बीच में होता है। इसी को बेटा बोला जाता है हाइडी स्पीस का युद्ध। इसे क्या बोला जाता है? हाइडी स्पीस का युद्ध बोला जाता है। ठीक है। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व। ठीक है। अशोक द्वारा, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय को, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय होती है, यानी कि ये 600 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। यहीं से क्या होता है? अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है बेटा, हृदय परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और किसी भी जीव को ना मारने की कसम खाते, यानी हिंसा का पुजारी अब अहिंसा का पुजारी बन जाएगा।
अहिंसा का पुजारी ये बन जाता है। ठीक, तो अशोक, तभी इसको अशोक महान के रूप में जाना गया। ठीक, आगे दिया गया है कि विक्रम संवत का आरंभ, विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है? तो 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है और आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझेंगे। आगे देखिएगा, शक संवत की बात करेंगे। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था। तो शक संवत जो है, भारत में शक संवत चलता है, तो यह 78 ईसा पूर्व शक संवत का प्रारंभ कब होता है? तो शक संवत का प्रारंभ बेटा होता है 78 ईसा पूर्व। ठीक है, कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। अब बात आती हिजरी संवत। हिजरी संवत का आरंभ कब होता है? 622, 622 हिजरी संवत, यानी कि अब बात करेंगे मोहम्मद साहब के द्वारा, यानी कि 622 में मोहम्मद साहब, हिजरी संवत प्रारंभ। अब देखिएगा, फाइयान का भारत यात्रा, फाइयान का भारत यात्रा, फाइयान का भारत यात्रा कब होती है? 405 से लेकर 411 ईस्वी में फाइयान का भारत यात्रा होती है, फाइयान। ठीक, हाँ। उसके बाद हर्षवर्धन का शासन काल की बात करेंगे। तो हर्षवर्धन का शासन काल जो होता है, यहीं से मंदिर अंदिर प्रारंभ हो जाते हैं, धार्मिक स्थल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। 606 से लेकर 647 कन्नौज के भी राजा रहे हर्षवर्धन। इन्होंने, इनकी जो राजधानी थी वो पहली क्या थी? थानेश्वर थी। उसके बाद में ये कन्नौज भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो 606 ईस्वी से लेकर के और 647 ईस्वी तक। ठीक, ह्वेंग सांग की भारत यात्रा कब होती है? तो ह्वेंग सांग की भारत यात्रा, जो चीनी यात्री है ह्वेंग सांग, ये कब होती है? 630 ईस्वी में। हाँ, बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए ह्वेंग सांग यहाँ पर आता है। ठीक, तो ह्वेंग सांग की भारत यात्रा कब होती है? 630 ईस्वी। ठीक, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण बेटा होता है 1025 ईस्वी में। कौन करता है? तो महमूद गजनबी करता है। कौन करता है? तो महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी आक्रमण करता है किस पे? और भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय था, यानी कि इसके साथ होता है भीम द्वितीय। 625 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, यहाँ से ये महमूद गजनबी, इसे महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। महमूद गजनबी को किस नाम से और जाना जाता है? तो ये मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को नाश करने वाला। ये क्या करता था? मंदिरों को तोड़कर, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके, ये जो जो मूर्तियां टूटती थी, उस पत्थर को क्या करता था? कसाईयों को दे देता, मांस तोड़ने के लिए, मांस तोड़ने के लिए। कितने ये लोग कठोर होते थे। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो होता है 1025 ईस्वी में होता है। और सोमनाथ मंदिर बेटा कहाँ पर है? तो गुजरात, गुजरात में, ये भी आता है गुजरात। ठीक, तराइन का युद्ध बेटा, प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में होता है। और ये किसके किसके बीच होता है? ये बेटा होता है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच में होता है तराइन का प्रथम। हार किसकी होती? तो मोहम्मद गौरी की हार होती है। हार किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की हार होती है। और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है। बाद में इसने क्या किया? बाद में ये पृथ्वीराज चौहान दया दिखाता है और इसे छोड़ भी देता है। फिर बाद में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध होता है, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की क्या होगी? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और पकड़ के जाता है ईरान इराक, वहां पर इनकी हत्या की जाती है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध बेटा होता है 1192 में। और चंदावर का युद्ध कब होता है? तो चंदावर का युद्ध याद रखना। तो चंदावर का युद्ध, वर का युद्ध होता है 1194 में। इसमें भी मोहम्मद गौरी था और कन्नौज का राजा जयचंद था, जयचंद। ठीक, कन्नौज का राजा जयचंद। ठीक, आइए
आगे देखो, उसके बाद दिया गया है बेटा गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? तो गुलाम वंश की स्थापना जो होती है वो 1206 में होती है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, 1206 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक, ठीक। 1206 से लेकर के कब तक चलता है? 1206 से लेकर मेरा बेटा 1290 ईस्वी तक चलता है। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन यानी गुलाम वंश की चलता है, ठीक। इसका शासनकाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की गुलाम। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब होता है? तो वास्को डी गामा भारत पर आया 1498। भारत पर आया, भारत आया वास्को डी गामा 1498। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का बेटा प्रथम युद्ध 1526 में होता है, यानी कि डेट की बात करोगे तो 21 अप्रैल है। और 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है? तो याद रखना, एक तो तरफ था बाबर और दूसरी तरफ कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मुगल वंश की स्थापना होती है पानीपत के युद्ध में। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध स्तर पर ही मारा गया था। तो कौन था? इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी था। उसके बाद बात करेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में होता है, समझे। ये किसके बीच के बीच होता है? अब देखिए, अब बाबर अकबर आ जाता है, समझे। तो बैरम खां के साथ में होता है, ठीक। और हेमू के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है? 1761 ईस्वी में आएगा, ठीक। अकबर का राज्यारोहण कब होता है? तो 1556 में होगा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में ही अकबर का क्या होगा? राज्यारोहण, ठीक, कालिंजर के पास में। आगे क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध बेटा कब होता है? तो 1576 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध एक बहुत ही यार, इसे कहते हैं कि आज तक ये सस्पेंस में है, इसमें जीत किसकी होती है, ठीक है। क्योंकि अनिर्णायक माना जाता है, इतिहासकार इसे अनिर्णायक माना जाता है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो एक तो था अकबर की सेना, अकबर, अकबर और वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा, शिरोमणि महाराणा प्रताप, ठीक। महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है, तब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक। दीन इलाही धर्म की शुरुआत की स्थापना की। दीन इलाही धर्म के सभी धर्मों को लेकर के चलना, एक नया धर्म बनाना उसे कहा जाता है दीन इलाही। अकबर के द्वारा चलाया गया था ये धर्म था। ये 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। आगे देखो, प्लासी का युद्ध बेटा, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो प्लासी का बेटा युद्ध होता है, ये प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होगा? तो साउथ और क्या नाम अंग्रेजों के बीच होता है, यानी कि ये जून के महीने में होता है। 1757 को, 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। मीर जाफर इसमें गद्दारी करता है, जो उसका सेनापति था। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 3 शासकों के द्वारा लड़ा जाता है, समझे। बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, लखनऊ। ये 3 लोगों ने मिलकर के लड़ा था, फिर भी अंग्रेजों ने इसे जीत लिया है। इसके बाद 1765 में ही, 1764 है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। और राजस्व वसूलने का काम अंग्रेजों को मिल जाता है। राजस्व वसूलने, राजस्व वसूलने का काम किसे मिल जाता? अंग्रेजों को मिल जाता, ठीक। बक्सर का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी मध्यस्थता की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में प्रारंभ किया, स्थायी बंदोबस्त, ठीक। बंगाल में प्रथम विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। बंगाल, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल का जो विभाजन था, है, बंगाल का विभाजन कब होता है? तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में होता है। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने इसके बाद में कब इसे रद्द किया था? 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी में से बंगाल विभाजन को रद्द भी करना पड़ा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? आगा खां के द्वारा, यानी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब होता है? तो 1919 9 में
1909 में पार्लियामेंट सुधार होता है, 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। यहीं से फूट डालो राज करने की नीति का अनुसरण किया गया। संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का क्षेत्र सुनिश्चित कर दिया गया था। मुसलमानों को अलग दे दिया गया था निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, आगे देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो बेटा बैठो, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। दो गुट, पूरा विश्व के जितने भी देश थे वो दो गुटों में, धड़ल्लों में बट गए। एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। ठीक, तो दो शक्तियों में ये बढ़ जाती। द्वितीय विश्व युद्ध 1339 से लेकर के 1945 तक, 1339 से लेकर सितंबर 1339, क्या डेट है इसकी? 1 सितंबर 1 सितंबर सितंबर 1939 से लेकर के 45 तक, 1945। ठीक, पोलैंड पर आक्रमण किया गया था सबसे पहले। किस देश पर आक्रमण किया गया था? तो पोलैंड। पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था? तो जर्मनी ने किया। जर्मनी यानी हिटलर, हिटलर हिटलर। ठीक, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, एक घटना घटित होती है चौरी चौरा बस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन को आतंकवाद आंदोलनकारियों ने क्या किया था? थाने को जला दिया था। है, इसके हाथ होकर के असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ये भी याद, 1922 को ले लिया। साइमन कमीशन की आगमन कब होता है? 1928 में होता है। साइमन कमीशन की गठन कब किया जाता? 1927 में किया जाता। और ये साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसी में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? लाठीचार्ज किया जाता है इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सभी अंग्रेज लोग ही थे, गोरे लोग सारे लोग थे। इसी वजह से इसे गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। पूरे देश भर में इनका विरोध किया गया था, काले झंडे भी दिखाए गए। दांडी मार्च, सत्याग्रह कब होता है? 1930 में होता है। 1930 में 240 मील दूरी तय करते हैं महात्मा गांधी जी। 24 दिन, 24 दिनों में ये 240 मील दूरी तय करते हैं। और नमक कानून जो था, नमक कानून जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, नमक कानून पर, नमक कानून जिसे कहा जाता है, इस पर नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया था और बनाने के लिए भी मना कर दिया गया था, जो वहां की रोजी रोटी लोगों को जा रही थी। तो दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किसे कब होता है? 1930 में होता है। ठीक, गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि आप द्वितीय गोलमेज, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32। तो 31 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जाते हैं, समझे। गांधी इरविन समझौते के बाद में कहा था ठीक है हम जाएंगे। फिर वहां से जब बात नहीं बनती तो फिर प्रारंभ कर रहे थे सविनय अभियान। कैबिनेट मिशन आगमन कब होता है? 1946। 1946 कैबिनेट के ही आधार पर क्या किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। सभा का गठन किया गया। ठीक, संविधान सभा का गठन। महात्मा गांधी जी की हत्या कब होती है? महात्मा गांधी, आज बेटा 2 अक्टूबर भी है, 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो देखो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने, ठीक, हत्या की। आगे देखिएगा, चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में होता है। चीन का भारत पर आक्रमण कब होता है? 1962 में होता है। 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण होता है। भारत पाक युद्ध कब होता है? 1965। भारत पाक युद्ध कब होता है? 1965 में होता है। बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता कब होता है? तो 1966 में होता है। ताशकंद बेटा समझौता कब होता है? तो 1966 में होता है। 1966 में ताशकंद समझौता होता है।
और ताशकंद समझौते के में ही लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आज संदिग्ध में मृत्यु हो जाती है, यानी संदिग्ध में रहते हैं कि कैसे मृत्यु होती, कैसे बात होती है यहाँ के लोगों से, पर रात में ही उनकी मृत्यु होटल में उनकी डेड बॉडी मिलती है कि किस तरीके से मृत्यु, आज भी सस्पेंस है किस तरीके से इनकी मृत्यु होती है। तो ठीक है, ताशकंद समझौता कब होता है, 1964, जबकि ये चाहते नहीं थे, ताशकंद समझौते में जाना भी नहीं चाहते थे, मगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज्यादा दबाव के कारण ये वहां पर गए। तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध कब होता है, और 1565 में होता है तालीकोटा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो 1776 से लेकर 1779 तक के बीच में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1780 से लेकर 1784 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, हैदर टीपू सुल्तान। आगे दिया गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से लेकर 1792 के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799 में होता है। उसके बाद देखिएगा कारगिल युद्ध कब होता है, तो कारगिल युद्ध होता है 1999। कारगिल युद्ध कब होता है बेटा, 1999, 1999, ठीक है, 1999 में कारगिल। और इस समय कौन प्रधानमंत्री भारत के थे, तो अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। आगे आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन जाता है, डॉक्टर भीमराव, और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, महात्मा गांधी इस गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं कांग्रेस के। क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन आया बेटा 1942, कहा कि भारतीय सपोर्ट करें, भारतीय सपोर्ट करें, हम बाद में भारत को आजाद कर देंगे और अपना संविधान बना करके वो अपना काम कर सकते हैं, हम उनको पूर्ण स्वराज दे देंगे। मगर ये क्रिप्स मिशन नहीं चल पाया था भारत। चीनी क्रांति कब होती है, 1911 में चीनी क्रांति, ठीक, चीनी क्रांति। आइएगा और देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब होती है, 1789 है, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को क्या कर दिया जाता, दहा दिया, गिरा दिया जाता, ठीक है। तो 1700 उस वहां का जो शासक था उसका नाम था लुई 16वां, 16वां, ठीक, लुई 16वां था, समझे। उसको क्या किया जाता, उसकी हत्या भी हो जाती है। तो 1789 में बास्तिल के किले को ढहा दिया जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, ठीक। रूसी क्रांति कब होती, तो रूसी क्रांति 1917 में होता है। और यहाँ का जब रूसी क्रांति होती है तो वहां का शासक क्या था, निरंकुश शासक था जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, ठीक। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1936 में होती है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। और इसे पहले का क्या नाम था बेटा, पहला नाम था हेली नेशनल, हेली नेशनल पार्क, पार्क, ठीक। हाँ। अगला दिया गया है कि भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध दो है भाखड़ा और नागल, ठीक, दो बांध है सतलज नदी पर है, तो ये भाखड़ा नागल बांध, ठीक। चौथ नामक कर, चौथ और सरदेशमुखी ये दो मराठाओं के द्वारा लगाया, शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो ये मराठाओं के द्वारा लिया जाता। और एक कौन सा कर था, सरदेशमुखी कर, ये भी दो कर लिए जाते हैं मराठाओं से। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है, ठीक, मिल्खा सिंह। आगे है नींबू और संतरे, नींबू बेटा और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टा होता है, खट्टे में क्या होता है, विटामिन सी, विटामिन सी और बी सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी कैसे होते हैं, जल में
घुलनशील होते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? फटाफट हाँ, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट बताइए आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही होगी। हुँ, आवाज़ और सब चीज़ दिखाई दे रहा प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को? चलो, हाँ, मेरी क्लास में बिल्कुल बोर नहीं होने का। बढ़िया तरीके से हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इमोजी अच्छी-अच्छी भेजते रहिएगा। ठीक? हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता सकता है कि क्या कोई समस्या आ रही, कौन कहाँ से देख रहा है मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताया करें, कि मुझे कहाँ से कौन देख रहा है। सभी लोग प्लीज़ ये बताया करें कि कहाँ से आप लोग हमें वॉच कर रहे हो, देख रहे हो। क्या कैसे क्या करना है, क्या सुधार करना है, ये भी आप लोग बताया करें कि क्या आप सर जी इसमें और ये चीज़ें इंक्लूड कीजिएगा तो और बढ़िया बेहतर आप दे सकते हैं। तो कोशिश रहिए क्योंकि ज़िंदगी में जब से जन्म होता है व्यक्ति का और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती बेटा, दिन पे दिन वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। अपनी कमियों को सुधार करता रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमियों का एक पिटारा होता है। हर व्यक्ति के अंदर कमियों का एक पिटारा होता है और उस पिटारे को धीरे-धीरे अपनी गलतियों को सुधारते हुए उस पिटारे को थोड़ा कम करता चला जाता है। ठीक है? तो हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हों और हमारी कमियों को बताएँ, समझाएँ कि इस तरीके से और काम किया करें और उन कमियों को हम देखते हैं, जब भी कोई कमेंट करता है, उनकी कमेंट को हम ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं, सुधार करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ दोबारा ऐसी गलती ना हो मेरे से। तो आप लोग ज़रूर कोई न कोई कमेंट करके अच्छा अच्छा कमेंट करें। देखो सभी के कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि हैं। सभी लोग अगर और ये भी बताया करें कि आखिर आप लोग हमें देखते कहाँ से हैं? कमेंट करके बताया करें कि डाल दिया करें कि हम कहाँ से आपको वॉच कर रहे हैं। ठीक? तो लगेगा कि हाँ, हमारी रीच कहाँ तक है, कहाँ तक हमें लोग देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है? और अपने-अपने दोस्तों के साथ में भाई हर व्यक्ति के पास में 4, 6, 10 लोग तो होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं। वहाँ पर आप कम भेज के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बोलिएगा। तो बड़ा खुशी होगी आप लोगों के साथ में। ठीक? और आप देखिएगा कि नींबू और संतरे में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी सी पाया जाता है और बी और सी जो 2 होते हैं विटामिन, वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अब देखिएगा कुछ साइंस से क्वेश्चन वन लाइनर आएँगे। साइंस में क्या दिया गया है कि भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक, क्या है मात्रक और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है बेटा, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, वो होता है एम्पीयर, एम्पीयर, ठीक है? किसमें नापा जाता है? कौन-सी चीज़ को किस राशि में मापा जाता है? जैसे कह दिया जाए कि जैसे कपड़ा है, कपड़े को आप कह दोगे कि हमें 5 किलो दे दीजिएगा, तो दुकानदार तुम्हें क्या करेगा? दौड़ा लेगा, कहेगा कि अच्छा 5 किलो कपड़ा चाहिए। तो आप कहोगे कि 5 मीटर चाहिए, तो कहेगा अच्छा ठीक है, इस रेट में, हैं? तो जो जिसमें मापा जा रहा है, ठीक? तो ये अब जैसे कह दिया जाए कि 1 किलो गेहूँ चाहिए, अब कहो कि 1 मीटर गेहूँ दे दो, हैं? परेशान हो जाएगा परेशान हो जाएगा, कहेगा है क्या है मीटर में गेहूँ मिलता है? ठीक है? तो द्रव्यमान किसमें मिलेगा? तो किलोग्राम में मिलेगा, हैं? ग्राम में मिलेगा, ठीक? उसकी छोटी इकाई है। तो ये चीज़ें होती हैं कि कौन-सी राशि को किस में मापा जा रहा है, तो उसका क्या वो कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पीयर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पीयर। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो बेटा ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? क्या है? ओम है। ठीक? ओम। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड या वाट। जूल प्रति सेकंड या वाट। ठीक? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम। समय की बात करोगे तो सेकंड। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। ठीक? तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। परम ताप का मात्रक क्या है? तो केल्विन है बेटा। परम ताप का मात्रक क्या है? तो केल्विन है। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है बेटा? तो वोल्ट है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्ट। ठीक? आगे देखिए। उसके बाद दिया विद्युत लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक है पीछे हो गई। चलो हाँ
लंबाई का मात्रक क्या है? तो मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? तो मीटर। ठीक, लंबाई किसमें मापी जाती है? मीटर। आइए आगे और चलते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है, जूल जूल जूल। ठीक, हाँ। उसके बाद वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या? हर्ट्ज। ठीक। ऊर्जा का मात्रक क्या है बेटा? जूल। आयतन का मात्रक क्या है? घन मीटर। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। कार का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर या जूल। न्यूटन मीटर या जूल। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराड। और तरंग, तरंग दैर्घ्य का है, तरंग की लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? गॉस में आता है। समझे? तरंग की लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? गॉस है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? गाउस है। तलीय कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है। समुद्र की गहराई का मात्रक क्या है? फैथम होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, हाँ। ठीक, आगे देखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या? वेबर होता है, मैक्सवेल होता है। हाँ, खिलाड़ी है मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, वाह। तो देखो, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है, इसका मात्रक। संवेग और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर होता है। ठीक, आइए, कोई भी छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं बच्चा मेरे। देखिएगा, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। पराध्वनिक गति का मात्रक मैक होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वायुमंडलीय का मात्रक क्या होता है? दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है, बार होता है। ठीक, हाँ। क्या है भाई, क्या बात है? कौन कहाँ से है, जरा कमेंट करके बताएं कौन कहाँ से देख रहा है। कौन कहाँ से है, जरा देख। दुनिया समझ रही की है कि चमक रहा हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने पर, आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। मुश्किल था संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल तो संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। समझ रहे हो? मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, फिर हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते,
फिर हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। समझ में आया कुछ कितनी बड़ी बात एक छोटी सी कविता के माध्यम से तुम लोगों को समझा दी। ठीक है, तो अभी समय है। हाँ, वक्त आपको बताएगा कि आप कौन है। मेहनत करिएगा भाई, मेहनत में कोई कंप्रोमाइज कभी मत करना। आगे देखिएगा, कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक क्या? कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक बेटा होता है रेडियन प्रति। खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। किसी तारा या सूर्य या चंद्रमा, इसकी दूरी मापी किसमें जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। ठीक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। ठीक। महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के प्रश्न जो हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन किसमें पूछे गए हैं, इसके बारे में कुछ चीजें और हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। सभी क्वेश्चनों को संग्रहित किया गया है इस पीपीटी के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी आईक्यू लेवल को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाले। याद रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है नजरअंदाज कर देते हैं, मगर बेटा बाद में जब ये ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है तब हमारे दिमाग में ये जहन में ये आता है कि काश हमने भी ये चीजें पढ़ ली होती। ठीक है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए सामने, उसको जरूर आप अपने दिमाग में जहन में डाल लिया करें कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर बने नहीं तो फिर ये आए कैसे? ये किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए, साल दर साल, एग्जाम दर एग्जाम, किसी न किसी में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। उन्हीं को उठा करके एज इट इज पीपीटी के माध्यम से हम लोगों ने तैयार किया और आप लोगों के बीच में हाजिर कर दिया। तो देखिए, किसी अधिनियम द्वारा, यानी किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वसत्ता प्रदान की गई? प्रांतों को स्वसत्ता प्रदान की गई, तो देखिए प्रांतों में स्वसत्ता प्रदान की गई 1935 में। 35 में की गई। पहले 1919 में केंद्र में स्वसत्ता प्रदान की गई थी, मगर यहाँ से फिर प्रांतों में स्वसत्ता प्रदान की जाती है 1935। ठीक। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो दृढ़ राज्य, यानी कि जब उसकी एक ही व्यक्ति की शासन होगा, है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा? वो राज्य कैसा होगा? मजबूत होगा मगर तानाशाह होगा। ठीक। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, अधिनियमित किया गया था? अधिनियम, उसके सदस्य थे तो सभी विधानों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे कितने थे? 1582 थे कि 1580 थे? ठीक, 1580 थे। उन्हीं से अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित किए गए। ठीक। आगे देखिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? तो आपात उपबंध जो लिए गए थे, देखिएगा अब अच्छे क्वेश्चन, एक से एक बढ़िया, एक से एक चुनौती वाले क्वेश्चन होंगे, है एक से एक चुनौती वाले। अगर हम आंसरों को ना डालें तो आप लोगों के आंसर बड़ा मुश्किल पड़ेगा आप आंसर देने के। ठीक है, समय की बचत हो, इस वजह से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मैटर दिया जाए। समझे? तो आप लोगों को अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई चीज पूछनी है या समझनी है, तो बेटा मेरा कांटेक्ट नंबर है, देखिएगा हम बता देते हैं कि मोबाइल नंबर मेरा है 84 45 60 65 28। ये मेरा मोबाइल, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है, मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई बहुत जल्द आप लोगों को, जैसे ही हम सेंड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपका रिप्लाई। अगर किसी को जीएस में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई और चीज से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर, पहली बात तो मेरा एक एप्लीकेशन चैनल, उसका नाम है एग्जाम वेब। आप एग्जाम वेब पे जाइएगा और बहुत ही जल्द हमारा बैच आने वाला है यूपीएसआई का। यूपीएसआई के बैच में हमारी पूरी टीम उसमें काम कर रही है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्द लॉन्च करने वाली। तो आप लोग एग्जाम वेब को डाउनलोड करिएगा और उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोगों को उससे लाभ मिलेगा। आप लोग तो आप लोग जाकर के जरूर एग्जाम वेब को डाउनलोड करिएगा और अपना
रजिस्ट्रेशन करके और उस जो प्रैक्टिस है बहुत सारे कोर्स उसमें पड़े हुए हैं और उनको परचेज कीजिएगा। तो देखिएगा बहुत जल्द यूपीएसआई पुलिस का भी बैच आने वाला है। पहले पूरा बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या करेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उस पर सब रणनीति बन के तैयार हो गई, बहुत जल्द लॉन्च करने वाली। तो देखिए अगर किसी को कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट क्या, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूँ। देखिएगा कि दिया गया है कि भारतीय संविधान में आपात कहाँ से लिया गया। तो भारतीय संविधान में जो आपात का उपबंध है बेटा, आपात का जो उपबंध है भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिया, समझे। कितना 352 होता है, 360 होता है और 352 और 356, 356। ये आपातकाल के उपबंध होते हैं। किसी भी राष्ट्रपति शासन है, अंतरराष्ट्रीय, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपात लग जाता है, एक वित्तीय आपात होता है 360, इस तरीके से 3 आपात। अब भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई? तो संविधान सभा बेटा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946, 1946, 1900। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, क्लीमेट एटली हुए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे मेरी सरकार सत्ता में आएगी, लेबर पार्टी के थे, तो सत्ता में आएगी वैसे ही संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करवाया जाएगा और उनको पूर्ण आजादी प्रदान कर दी जाएगी भारत की। आगे देखो, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र, ये कैसे थे बेटा? स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। एक दिन के लिए, यानी कि 1 या 2 दिन के लिए स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। वो अस्थायी रूप से थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक। आगे देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात करती है? किस प्रकार की न्याय की बात करती है? तो सामाजिक की बात करती है, आर्थिक की करती है, राजनीतिक की करती है, न्याय की बात करती है। यानी 3 न्याय की बात प्रस्तावना में मिलता है आपको। सामाजिक न्याय की बात होती है, आर्थिक होती है, राजनीतिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया बेटा, यह विशेष तक में पूछ दिया गया है। न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात करती है? तो सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया? तो देखिएगा, एक प्रभुसत्ता सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इस रूप में घोषित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो संप्रभुता संपन्न, यानी कि किसी का कोई मेरे पर हस्तक्षेप नहीं, रोक-टोक नहीं। हम किसी देश के साथ में संधि करें, समझौता करें या बिज़नेस करें, कुछ भी करें, आप कोई दूसरा देश हम पर दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है? हम अपने देश के हम खुद मालिक हैं, ठीक है? हाँ, किसी का समाजवादी, सभी को साथ में लेकर के चलना, पंथ निरपेक्ष, सबका अपना-अपना धर्म अपने मानने वाले लोग, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र में सबको बोलने का, सत्ता में रहने का, हैं, अपने-अपने हक अधिकार की सारी बात होती है। गणराज्य, यानी कि कोई भी व्यक्ति, गणराज्य का मतलब होता है कि कोई भी शासक जो है वंशानुगत नहीं हो, यानी कि देश का प्रधान राष्ट्रपति होगा, वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है? वो अपनी योग्यता और आधार के आधार पर, जनता की पसंद पर वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक? तो ये गणराज्य, जैसे ब्रिटेन वो लोकतांत्रिक देश है मगर गणराज्य देश है। आज भी वहाँ पर सम्राटों की चलती है, सम्राट बनते वंशानुगत। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। यहीं से लागू कर दिया जाता है, कुछ अनुच्छेद आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं, नागरिक से संबंधित आर्टिकल होते हैं, उनको लागू कर दिया जाता है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ? तो एक बार हुआ, एक बार हुआ 1951। 1951 में एक बार होता है संविधान की उद्देशिका में चेंज। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। संघीय शब्द का देखो, अच्छा क्वेश्चन। भारत एक संघीय राष्ट्र है, संघीय देश है, मगर संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता आपको। संविधान में कहीं जिक्र नहीं होता, संविधान में संघीय शब्द का बेटा कहीं जिक्र नहीं होता, ठीक है? संघीय शब्द का कहीं पर जिक्र नहीं होता, ठीक।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का क्या है बेटा संघ, राज्यों का संघ, संघीय शब्द और संघ राज्यों का संघ, ये आर्टिकल 1 में कहा गया। आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया, दो शब्द दिया गया है, भारत भी इसका नाम है और इंडिया भी है। तो ये क्या है, राज्यों का संघ है बेटा, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। आगे क्या दिया गया कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में तभी तो बीजेपी के लोग या कह लीजिए देश की जो वर्तमान सत्ता है भारत, इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, भारत कर दिया, भारत, ठीक, जबकि संविधान में दोनों ही शब्द दिए गए। आगे क्या दिया गया, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संघ बना करके भारत का राज्यों का गठन करना। भारत में किस प्रकार संघवाद देखा गया है, तो संघ बना करके राज्यों का गठन किया गया, ठीक। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू किया गया पूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन, संवैधानिक सलाहकार, जब रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो वीएन राव, वेनगल नरसिम्हा राव, ठीक, वीएन राव, भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनक पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है, ठीक है, वो है संघीय व्यवस्था। संघीय प्रणाली में द्विसदनात्मक व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा, जैसे विधानसभा विधान परिषद, ठीक, द्विसदनात्मक। अब भारत एक कैसा देश है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कैसा देश है, तो लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश है भारत एक, है, सबको हक और अधिकार की बात करने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, सभी स्वतंत्रता है, आजादी है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड, इंग्लैंड में बेटा एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता, ठीक है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, प्रांतों की नागरिकता अलग होती है, और जैसे हमसे पूछ दिया जाता है कि आपके कहाँ किस देश के नागरिक हैं, तो हम लोग कहते हैं भारत के, ये दोनों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, भोपाल के हैं, फलाने ठिकाने के, ठीक है, तो हम भारत के नागरिक, ठीक। तो एकल नागरिकता का प्रोविजन जो है कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया, ठीक, इंग्लैंड से एकल नागरिकता। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11, ठीक है, तो ये 11 दिया, ठीक, 11। आगे दिया गया भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के, कनाडा के जैसा संघवाद है। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से ली गई महासंघ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान का शिल्पकार बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 बनाए, ठीक, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। दिल्ली के प्रथम सुल्तान, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। देवगिरी पर किया था राजा रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव थे, कब किया था, तो 1294 ईस्वी, 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। आगे देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन था, है, लंबे समय तक वहां दक्षिण अफ्रीका में रहे हुए, समझे, 1893 से लेकर के शायद 1905 तक, 15 तक, 14 तक, 15 में तो वापस आए, ठीक, इंडियन ओपिनियन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी, तो बेटा फारसी थी, अरबी नहीं थी, फारसी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी, तो फारसी थी, याद रखना। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो हरिपुरा में, हरिपुरा में हुआ था, और कौन अध्यक्ष थे, तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, हाँ, सुभाष चंद्र। 1938 1939 में भी पहली बार वोटिंग के माध्यम से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, और उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, मगर ज्यादा दबाव डालने के बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी में 15 सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने ज्यादा दबाव डाला,
उसके वजह से क्या किया था उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। ठीक, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस वी एन बनर्जी ने की। एस वी एन बनर्जी ने की। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से बेटा कौन विख्यात था? सी एफ एंड्रूज था। सी एफ एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। कितने सुझाव दिए गए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऐसा कौन कर सकता है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय आजादी के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक, आगे क्या दिया गया है? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1947 में। 1947 में। ठीक, आई बात समझ? 1947। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान के विभाजन माउंट बेटन योजना के तहत, माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक, आगे देखो, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बेटा महानदी पर बना, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पे है। तो कौन है? उड़ीसा। ठीक, हाँ। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद बनवाई थी बेटा शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया, ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल, प्यार की निशानी ताजमहल, क्या बात है। सभी लोग देख रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो देख रहा हो या देखेगा बाद में हमें ताजमहल देखने नहीं गया? हाँ, ताजमहल नहीं देखने गया है तो कमेंट करके बताए कि साहब हम नहीं गए देखने। ठीक है, उसको फिर हम लेकर के चलेंगे दिखाने, ताजमहल दिखाने के लिए लेकर चलेंगे। हाँ, चलो किसी की को, हाँ, फटाफट क्वेश्चन करा दे रहे। ठीक, तो देखिए आगे क्या दिया गया है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो शांति काल का होता है अशोक चक्र, अशोक चक्र होता है शांति। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल, करनाल, करनाल हरियाणा में पड़ता है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगर किसी की मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसी को ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान दिया जहां पर, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आएगा भी देखो 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, वायुसेना। आगे क्या दिया गया? 1526, 1565 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये तीनों के तीनों हुए थे ससुरे हरियाणा, पाक हरियाणा। देखो महाभारत भी हरियाणा ही कराएगी। जगह कहाँ मिलती है लड़ाई करने? भाई लड़ाई करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, और जगह कहाँ मिलेगी? हरियाणा, कुरुक्षेत्र वाला है, पानीपत हरियाणा। तो पानीपत में 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1561 में पानीपत का तृतीय युद्ध, और ये तीनों युद्ध हुए हरियाणा पानीपत में। ठीक, आगे देखो, हाल ही में किस राज्य में से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना। कब बना है? ये 2014 में, 2014। आगे क्या दिया? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो पश्चिमी तट की बात करेंगे देखिएगा, तो देखो ये जो तट है ये है अरब सागर, अरब सागर। ये क्या है? तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है बेटा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर, ये याद है। आगे देखो क्या दिया गया कि यूनेस्को
का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। हाँ, सुरा और सुंदरी वाला क्षेत्र है पेरिस, फ्रांस। समझे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक, राजधानी है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से होता है? तो हॉकी से होता है पेनल्टी कॉर्नर। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में क्या होता है? उत्तर भारत में वर्षा सर्दियों में जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक, पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ हमारे आती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी हो या दिलीप ट्रॉफी हो या ईरानी ट्रॉफी हो, ये सब का सब आईसीसी टूर्नामेंट का कोई इवेंट हो, ये सब क्रिकेट से संबंधित। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबेल। और सिंबल देखो ये बना रूबेल। ठीक है, रूबेल रूस की मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, जो गुजरात। लोथल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? लोथल बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाहों में आता है। समझे? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यशव देव थे। 24 के कौन थे? 24 में कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक, 24 में। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में ये होता है, जन्म होता है। का नाम है गौतम बुद्ध का। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो देखो 24 में थे। ठीक, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक, आइएगा जी। और चलो इतना खत्म कर। देखो, कटक किस नदी पर बसा है? कटक की बात करोगे तो महानदी पर बसा। कटक महानदी पर बेटा बसा है। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया है। दास प्रथा का जो उन्मूलन इब्राहिम लिंकन ने किया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तरा उत्तराखंड में। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था 1969 में। ठीक, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? श्रीमती कमला देवी। श्रीमती कमला देवी ने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किसने की थी? तो एम.एन. रॉय। इन्होंने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। ठीक, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किसने की थी? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? पाणिनि। हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा होती? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन संघ। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने 1943 में की। ठीक, रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। रेड क्रॉस का संबंध क्या है? हेनरी डायूनेट। डायूनेट। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी के। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा होती है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है। आई बात समझ? आइएगा, वंदे मातरम की रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाता कौन? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा होती है। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा होती है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।
विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। ओरुविले ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की। अरविंद घोष ने की। ठीक। आइए आगे देखो, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो लेनिन। रूसी क्रांति के बेटा जनक कौन थे? तो लेनिन थे। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक। भारत के प्रमुख चित्रकला और संबंधित राज्य, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, समझेंगे। आई होप आप लोगों की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सभी लोग। और इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये चैनल की सभी लोगों के पास पहुंचे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट हैं। कैसा रहा ये मेरा अनुभव, आप लोग साझा करेंगे, मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करेंगे। आप जाकर के एग्जाम वेब एप्लीकेशन चैनल को भी डाउनलोड करेंगे, वहां पर जाकर के जो भी आप लोगों की जो भी हम लोग के द्वारा जो भी कोर्स दिए जा रहे हैं, आपके अगर काबिल हैं, उनको खरीद करके परचेज करके, या बहुत टेस्ट सीरीज फ्री में भी मिलती है, वहां पर दी जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा किया जाए। तो आइए दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखना मेरे चैनल के साथ में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।